हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। आपको अच्छा लगेगा तो चलें, शुरू करती है। रजनी एक बिहारी लड़की थी। उसकी शादी एक भोजपुरी परिवार में हुई थी। उसके ससुराल में सब साधारण खाना ही खाते थे, पर रजनी को साउथ इंडियन खाना बनाने और खाने का बहुत शौक था। वो शादी से पहले भी अक्सर डोसा चाउमीन ही बनाती रहती थी, पर शादी के बाद उसने देखा उसके घर में डोसा चाउमीन बनता ही नहीं। दीपक, यहाँ कोई डोसा चाउमीन नहीं खाता क्या? डोसा चाउमीन नहीं तो माँ और रजनी तो वही रोटी सब्जी खाते हैं। उन्होंने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाया। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना, मैं सबको अपने हाथों का बहुत टेस्टी डोसा चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। तभी रजनी का देवर सौरभ आ जाता है। सौरभ 12वीं कक्षा में पढ़ता था। रजनी भाभी, आपको डोसा चाउमीन बनाना आता है? तो प्लीज आप नेक्स्ट वीक मेरे बर्थडे पर वो बनाओ ना। मेरे सारे फ्रेंड्स घर आ रहे हैं और यहाँ तो ना मम्मी को डोसा चाउमीन बनाना आता है और ना ही कविता को। प्लीज आप मेरे लिए बना दोगे ना? मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर मेरे प्यारे देवर जी का बर्थडे जो है, मैं सबके लिए बहुत टेस्टी डोसा चाउमीन बना दूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड कोई तो है हमारे घर में जिसे ये सब चीजें बनानी आती हैं। देखा कविता, रजनी भाभी मेरे बर्थडे पर डोसा चाउमीन बनाने वाली है। मैंने तुझे कहा था ना, तू भी सीख ले। पर तू तो बिल्कुल निखट्टू है, कुछ भी बनाना नहीं सीखती, बस वही रोटी सब्जी बनाती रहती है। सौरभ खुश होता हुआ बाहर चला जाता है, पर कविता को उसकी बात चुभ जाती है। कविता रजनी की छोटी ननद, जिसका स्वभाव बहुत ही ईर्ष्यालु था। वो जब देखो जिससे देखो ईर्ष्या करती रहती थी। जब उसने सौरभ के मुंह से रजनी की अच्छाई सुनी तो वो रजनी से भी जलने लगी और रजनी को नीचा दिखाने के लिए वो कोई ना कोई प्लान सोचने लगी। इसको देखो, रजनी भाभी की अच्छाई कर रहा है। मैं भी देखती हूँ रजनी भाभी कैसे बढ़िया डोसा चाउमीन बनाती है। मैं सब कुछ खराब कर दूंगी, कोई इनकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेगा। सौरभ का जन्मदिन आता है तो रजनी सुबह ही डोसा चाउमीन बनाने का सारा सामान मंगवा लेती है। क्या बात है बहू, ये इतना सारा सामान किस लिए मंगवाए है? हम तो सौरभ के जन्मदिन पर भटूरे, छोले, पूड़ी, आलू ये सब ही बनाते हैं। आज बनने क्या जा रहा है? मम्मी, रजनी भाभी आज मेरे जन्मदिन पर डोसा चाउमीन बनाने वाली है। रजनी भाभी को बहुत बढ़िया डोसा चाउमीन बनाना आता है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो फिर आज हम भी तुम्हारे जन्मदिन पर डोसा चाउमीन खा लेंगे। रजनी खूब मेहनत से खाना तैयार करती है। सौरभ के दोस्त जन्मदिन पर आना शुरू हो जाते हैं। रजनी सबको डोसा चाउमीन सर्व करती है। यार सौरभ, चाउमीन में बहुत मिर्ची है यार। हाँ सौरभ, और सांभर भी देखो कितना खट्टा है। सौरभ, ये सब तो हमसे खाया नहीं जा रहा। कुछ और है खाने का या फिर कुछ ऑर्डर कर दे बाहर से। ये तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा हमसे। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी रजनी आ जाती है। आप सबको डोसा चाउमीन कैसा लगा? भाभी सच कहूं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चाउमीन में बहुत ज्यादा मिर्च है और सांभर भी बहुत खट्टा है। बस डोसा ही है जो थोड़ा बहुत ठीक बना हुआ है, और खाली डोसा कैसे खाएंगे? हम यही बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा की तरह ही टेस्टी बनाया था। अच्छा एक काम करती हूँ, आप सब बैठो, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। रजनी भाभी रहने दो, और कुछ मत लाना। मैंने बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया है। अब मेरे फ्रेंड्स भूखे थोड़ी जाएंगे। मेरे बर्थडे पर आए हैं तो मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। सौरभ का मन उदास हो जाता है। वो अपने दोस्तों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है। तभी कविता मुंह बनाती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये क्या, भाभी ने फालतू के डोसा चाउमीन बना दिए। हम हमेशा सौरभ के जन्मदिन पर पूरी पकवान बनाते हैं। सौरभ के दोस्तों को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब सौरभ बाहर से ऑर्डर कर रहा है। क्या ये बात है? एक काम करो रजनी, अब तुम ये सब मत बनाया करो। सब छोड़ दो, अब आज जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ध्यान रखना, इस घर में डोसा चाउमीन बिल्कुल नहीं बनेगा। रजनी का मन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वो तो हमेशा की तरह आज भी डोसा चाउमीन को मेहनत से बना रही थी, पर रजनी ये सच्चाई नहीं जानती थी कि जब रजनी रसोई से थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तब पीछे से कविता ने चोरी से सांभर में बहुत सारी खटाई डाल दी थी और चाउमीन में मिर्चें। अब जब भी रजनी डोसा चाउमीन बनाने के लिए कहती, घर में सब मना कर देते। उस वजह से रजनी को और बुरा लगता था। जिस चीज को वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी, वही चीज आज उससे दूर हो गई थी। कुछ दिनों बाद कविता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का केरल में जॉब करता था, इस वजह से उसे साउथ इंडियन डिशेस खाने की आदत थी। हमारा बेटा तो ये सब खाता ही नहीं है, इसे तो डोसा चाउमीन और बाकी इडली वड़ा यही सब पसंद है। ये यहाँ घर भी आता है तो यही सब खाता है, क्योंकि केरल में रहता है ना, तो वहाँ पर तो सब साउथ इंडियन डिशेस ही खाते हैं। इसके सारे दोस्त भी साउथ इंडियन हैं।
आंटी जी, राकेश के लिए मैं डोसा चाउमीन बना लाती हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। पर जहाँ तक मुझे बताया गया था, तुम तो बिहारी परिवार से आई हो ना? आंटी जी, भले ही मैं बिहारी परिवार की हूँ, पर मुझे साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, बनाना भी और खाना भी। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप सब बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। रजनी की सास उसके पीछे पीछे रसोई में जाती है। रजनी बहू, तुमने बाहर तो कह दिया कि तुम सबके लिए डोसा चाउमीन बना रही हो, पर पहली बार की तरह मिर्च मसाले का ध्यान रखना, कभी हमारी बदनामी हो जाए। जी माँ जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। रजनी तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट डोसा चाउमीन बनाती थी। उसने हर बार की तरह इस बार भी बहुत टेस्टी खाना तैयार किया। सबको डोसा चाउमीन बहुत पसंद आए। अपनी भाभी का इतना अच्छा व्यवहार देखकर कविता बहुत शर्मिंदा हुई और उसने लड़के वालों के जाने के बाद सबके सामने उस दिन की सच्चाई बता। गलती मेरी है, मैंने जलन में आकर उस दिन सांभर में खट्टा ज्यादा मिला दिया और चाउमीन में मिर्ची। आई एम सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भाभी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे लिए कितना सोचते हो और मैंने आपके साथ कितना गलत किया। कोई बात नहीं कविता, रात गई बात गई, सब कुछ ठीक है ना? देखो, लड़के वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया, सब कुछ अच्छे से हुआ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैंने भी तुमसे ठीक से बात नहीं की, मुझे भी माफ कर दो। भाभी, मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से अपने दोस्तों को बुला लूं। अब आप उनके लिए एक बार फिर से सांभर डोसा बढ़िया वाला और साथ में चाउमीन बनाकर तैयार करना। देखना, आपके हाथों का स्वादिष्ट डोसा चाउमीन खाने के बाद मेरे सारे दोस्त आपकी बहुत तारीफ करेंगे। बहुत टेस्टी डोसा चाउमीन बनाया था भाभी आज आपने। थैंक यू मेरे प्यारे देवर जी। अरे रजनी, वो डोसा और सांभर बचा है तो थोड़ा और खिला दो। भाभी, वो चाउमीन मुझे जरूर देना, लड़के वालों के सामने तो मैं ढंग से खा ही नहीं पाई। हाँ, मैं सबके लिए अभी लाती हूँ। कविता को अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और उस दिन के बाद वो अपने स्वभाव में बहुत बदलाव ले आई। अब उसने सबसे ईर्ष्या करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब जब भी कविता अपने हस्बैंड राकेश के साथ अपने मायके आई तो रजनी उन सब के लिए डोसा, सांभर और चाउमीन बनाती। कविता ने भी अपनी रजनी भाभी से ये सारे व्यंजन बनाने सीख लिए ताकि वो भी राकेश के लिए ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सके। मुंबई शहर में राजरानी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। राजरानी का सबसे बड़ा बेटा धीरज एक बैंक में सरकारी कर्मचारी था, जबकि मंझला बेटा पुनीत और सबसे छोटा बेटा आरव बेरोजगार थे। राजरानी का परिवार शहर के नामी परिवारों में आता था। धीरज की शादी शहर की ही एक मॉडर्न लड़की एकता से हुई थी, जबकि पुनीत और आरव अभी कंवारे थे। सासू माँ, आज मेरी फ्रेंड्स घर पर किटी पार्टी के लिए आ रही हैं, तो मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अब क्या मुझे पार्टी करने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी होगी माँ जी? ओहो, अच्छा ठीक है, तू जा, घर का काम मैं देख लूंगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे दोनों देवरों की शादी आप करवा दीजिए। आखिर मैं भी कब तक अकेली इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहूंगी? उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू, शादी तो उन नालायकों की मैं करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी आखिर करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो उन निकम्मों से शादी करने से रही, तो माँ जी फिर गांव की कोई लड़कियां ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की लड़की भी ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू, अब भले ही मुझे गांव की लड़कियों को ही बहू क्यों न बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी। अगले दिन ही राजरानी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित एक ही गांव की 2 लड़कियों रेशमा और कोमल का रिश्ता लेकर आता है। दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उनकी फोटो देखकर राजरानी झट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 2 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है, हमारे घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। अब अपने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बहू रानी। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। अरे मोरी मैया, ये तो कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं है। क्यों री कोमल, सही कहा ना हमने? 100% सच कहा दीदी, हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर एकता और राजरानी खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गांव की बहुएं आगे क्या क्या कारनामे दिखाएंगी। अरे मोरी मैया, ये अलमारी यहाँ रखी हुई है, हम तो सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सब्जियां और फल काहे रखे हैं।
रेशमा जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मंजली बहू, ये अलमारी नहीं फ्रिज है। फ्रिज वो का बीमारी है बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियां, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरे मोरी मैया, तब इन्हें तो हम कहें कि ये ठंडी और लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं। उधर कोमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी एकता उसके पास आती है और कहती है, अरे कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको दिखता ना है का जेठानी जी, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? भला टॉयलेट को कोई हार पहनाकर उसको प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जेठानी जी। तुम सचमुच में गांव की गवार हो। हाय मोरी मैया, इन सामानों में तो कितनी धूल मिट्टी जमा है। लागत है सासू माँ और जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती हैं। हमारी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन सब पर ध्यान दे। अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सबकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। हाँ, इतना कहकर रेशमा वो सारा सामान उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वॉशिंग मशीन में पानी डालकर धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर की आवाज आने लगती है। हाय मोरी मैया, लागत है भूकंप आने वाला है। हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये घर हमरे ऊपर ही ना गिर जाए। रेशमा जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मशीन की आवाज सुनकर राजरानी वहाँ आती है। ये मशीन इतनी जोर से आवाज क्यों कर रही है? राजरानी भागकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुल रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। ओफो, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। राजरानी रेशमा को आवाज लगाती है और कहती है, रेशमा बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे। लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? सासू माँ, भूकंप आए वाला है, आप भी हमरे साथ छुप जाओ, नहीं तो ये भूकंप कहीं आपको भी ना ले डूबे। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ। क्या हुआ? भूकंप चला गया क्या? तभी वहाँ एकता और कोमल भी आ जाती हैं और राजरानी उनको सारी बात बताती है। अरे तुम दोनों गवार हो क्या? तुम दोनों की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 बहू और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता कि गांव की गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास और जेठानी के ताने सुनकर कोमल और रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई है। हमरे पूरे गांव में कौनों के घर ही सब सामान नहीं है, इसे हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, हमको माफ कर दीजिए। जेठानी जी, सासू माँ, हम गांव से आई है तो शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है ना, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर एकता और राजरानी को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी। हम ही पागल थे जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे। अब से हम मिलकर तुम दोनों को शहर के सभी तौर तरीके समझाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाती हैं।